Sir, why is the APS certificate is such a big hurdle for Indian students? APS आई मीन इसका एक फुल फॉर्म है जर्मन लैंग्वेज में, वो कई बार मुझे भी प्रोनाउंस करने में बड़ा मुश्किल होता है। ये APS इसलिए लाया गया क्योंकि जो हाई वॉल्यूम कंट्रीज है लाइक इंडिया, चाइना, यहाँ पर ना जब बच्चा डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई कर रहा था ना, तब वीज़ा अथॉरिटी देखता था कि बच्चा पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जब वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो किसी वजह से मे बी एलिजिबिलिटी इश्यूज़, मे बी कॉलेज का रिकॉग्निशन इश्यूज़, इसके वजह से उसका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था। जर्मन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये APS लाया। अब APS में क्या होता है, इवन बिफोर यू स्टार्ट एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटीज़ आपका एक APS चेक होता है। अब APS चेक चीज़ें शुरू हुआ ना, तो शुरुआत में इसमें 3-4 महीना लग जाता था किसी का APS डॉक्यूमेंट आने में। वो क्यों लग रहा था, क्योंकि APS एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एज अ जेन्युइन स्टूडेंट, एक एलिजिबल स्टूडेंट वो चेक कर रहे थे। से अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 70% ही चाहिए उनको, तो आपका APS में वो 70% जो है वो रहना चाहिए। अब क्या हुआ कि अगर आप बिना APS के जाते हैं तो हो सकता है एडमिशन हो जाए, लेकिन बाद में वीज़ा क्लियर हो जाता, तो आपको 70% नंबर देखना है। फिर जिस इंस्टीट्यूट से जो आपने पढ़ाई किया है वहाँ से उनको लेटर कहने का मतलब ईमेल या उनके मैसेजेस का रिप्लाई करना पड़ता है। तो क्या होता है कि कई बार जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है, करंट इंस्टीट्यूट है, वो रिप्लाई नहीं करती समय पे, उसके वजह से APS काफ़ी डिले होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि 13 ईयर एजुकेशन, मतलब आप 1 साल बैचलर बस पढ़ लो 1 साल का, और फिर आप वहाँ पर कर लो। तो यहाँ की जो कॉलेज है ना, वो बहुत रेजिस्ट करता है कि यार 1 साल बाद ही ये अप्लाई करे, दैट मीन्स अब वो स्टूडेंट तो जाने वाला है। तो ये जो थोड़ी बहुत जो टेक्निकल डिफिकल्टीज है ना, इसके वजह से APS बहुत डिले हो रहा है। उसके अलावा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है कि 3-4 हफ्ते ये सारी चीजें जो है वो ले लेना। एक और ध्यान देने वाली बात है कि 18,000 रुपए लगता है APS अप्लाई करने में, और वो नॉन रिफंडेबल है। दैट मीन्स अगर आपका APS जो है वो रिजेक्ट हो गया तो आपके 18,000 तो गए ही गए, आपके फर्दर जो वीजा प्रोस्पेक्ट है या एप्लीकेशन प्रोस्पेक्ट है वो वहीं पर स्टक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका APS सक्सेस हो जाता है ना, तो आप मान के चलो कि आपके वीजा चांसेस भी लगभग सक्सेसफुल ही हो जाते हैं, क्योंकि APS ही पहला फिल्टर प्रोसेस है, और वहां से फिल्टर हो गया तो सब कुछ ठीक ही रहता है। Okay. So, sir, what are the documentation mistakes which leads to rejection? सबसे पहली बात, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को हमको जर्मन में ट्रांसलेट करके देना होता है। अब आपने कहीं पर ट्रांसलेशन कराया और आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि आप तो जर्मन पढ़ नहीं सकते हैं, तो बहुत ज्यादा रिजेक्ट इसलिए भी होता है क्योंकि इनकरेक्ट ट्रांसलेशन होता है। फिर वही है जेनरिक SOP जो सारे कंट्री में है, मतलब लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है कि क्यों आप पढ़ने जा रहे हो, वो सारी चीजें नहीं रहता। आपके फाइनेंशियल प्रूफ कई बार सही नहीं होते, ब्लॉक अकाउंट्स कंप्लीट नहीं बना रहता, और उसके बाद उनके ना वीजा जब अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं, और मैंने देखा है जाने अनजाने काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चेकलिस्ट को मिस कर देते हैं, उसके वजह से वीजा रिजेक्शन होता है। तो ये मोटा मोटी ये रीजन है। वैसे जैसे मैंने कहा APS के बाद बहुत ज्यादा ऐसा रीजन नहीं मिलता कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। हाँ, वीजा का स्लॉट मिलना, वीजा का अपॉइंटमेंट मिलना, ये बड़ा चैलेंज है जर्मनी के लिए। Okay. So is the blocked account amount really enough? देखो, ब्लॉक अकाउंट क्यों बनाया जाता है, 11,904 यूरो का ब्लॉक अकाउंट लगता है। तो ब्लॉक अकाउंट जो बनता है वो एक प्रकार से आपकी फिक्स डिपॉजिट है। आप इमेजिन करो एज ए स्टूडेंट आपने 11,000 यूरो लेकर आप वहां पर गए, और नजर आ रहा है शुरू के 3-4 महीने में आपने 6-7 यूरो निकाल दिया, और आखिरी के 7-8 महीने के लिए मुश्किल से आपके पास 3-4 यूरो ही बचा, जो कि इनसफिशियंट है वहां पर सर्वाइवल के लिए। तो ये जो सारे फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है उससे बचाने के लिए वहां गवर्नमेंट आपसे ब्लॉक अकाउंट बनवाती है। तो जब आप 11,904 यूरो का ब्लॉक अकाउंट बनाते हैं तो लगभग 900 यूरो आपको हर मंथ मिलना शुरू होता है। वो ना सिर्फ और सिर्फ बेयर मिनिमम है, सच बताऊं तो सर्वाइवल के लिए। जो आप महंगी सिटी जब जाते हैं, म्यूनिख, बर्लिन, हैम्बर्ग, ये सब जगह जब आप जाते हैं ना, तो वहां का एक्चुअल खर्चा 1200-1300 यूरो है पर मंथ का। इन शॉर्ट, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ब्लॉक अकाउंट इनफ है, तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल नहीं। आप ब्लॉक अकाउंट के भरोसे जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। German student visa, why it is very slow? ये बहुत मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो सब परेशान होते हैं। जर्मन जो स्टूडेंट वीज़ा है, मतलब आपके पास ऑफर भी आ गया, आपका APS भी क्लियर हो गया, आपके पास पैसा भी पे कर दिया, नाउ यू स्टार्ट, आपका हेडेक शुरू होता है वीज़ा अप्लाई करना। सबसे पहले तो आपको स्लॉट नहीं मिलता, स्पेशली पीक सीजन्स में, जैसे जब आप लेट अप्लाई करते हो ना, बहुत रश हो जाता है, तो स्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद जब आपने अप्लाई भी कर दिया ना, तो क्या है कि अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। जर्मन वीजा सक्सेस होने के लिए एक फैक्टर है कि आप किस टाइम पे अप्लाई किए हो ना, कितना जल्दी अप्लाई किए हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वही सबसे बड़ा बॉटल नेक है कि आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे आपको जल्दी अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा APS होगा, फिर एडमिशन होगा, फिर वीजा होगा, तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ना कम्बरसम है प्रोसेस। तो ऑल इन ऑल ये है कि अगर आप पीक सीजन में आपने लेट अप्लाई किया तो बहुत चांस है कि आपका इनटेक मिस हो जाएगा,
एल्स मिल जाता है लाइक 3 से 4 हफ्ता, ज़्यादा 6 हफ्ता। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ डिटेल गलत है या फिर सफिशिएंट नहीं है आपके इन्फॉर्मेशन, तो मे बी दे विल मेल यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और उसको फुलफिल करने में आपको समय लगेगा। तो दैट इज द थिंग, थोड़ा टाइम तो लगता है बट नाउअडेज पहले से काफी ठीक हो गया है प्रोसेस। Okay. So is the accommodation crisis really that serious in बहुत Germany? ज्यादा सीरियस है जर्मनी में, बहुत ज्यादा लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है। जो प्राइवेट रेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज्यादा महंगे हैं, और अगर जब डॉर्मेटरीज वगैरह में आप जाना चाह रहे हो तो आपको ना वहाँ पे एक रजिस्टर करके रखना पड़ता है। जो टेम्पररी शेयर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है और प्राइवेट स्पेसेस बहुत महंगे हैं। 400 से 800 यूरो, दैट मीन्स अगर आप लगभग आप समझ लीजिए 40,000 से 80,000 रुपए रेंट में लग रहे हैं। सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसके लिए आपको पहले से ही जाने, वहाँ लैंड करने से पहले ही आपको अपने सारे अकोमोडेशंस इश्यूज रिजॉल्व करके जाना है। सब कुछ वहाँ जाकर देखूंगी वाली सिस्टम वर्क नहीं करता है। Okay, so what are the hidden costs beyond tuition fees? जैसे सब कहते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस तो जीरो है, ठीक है, बट ये एक ही बात है, आपको सेमेस्टर फीस लग जाता है। सेमेस्टर फीस कई जगह 1000 यूरो लग जाता है, ठीक है, पहला चीज होता है। उसके बाद आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो 1100 यूरोस के आसपास लगेंगे। आपके लिविंग ही कई बार 1400 से 1500 यूरो चला जाता है। फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देना पड़ेगा जहां पर भी आप रेंट रहेंगे। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सो रियलिस्टिकली अगर कहा जाए तो पूरे लिविंग एक्सपेंडिचर जो है वो, अगर आप बिग सिटीज में हैं जर्मनी के, सो 1300 से 1400 यूरोज लगेंगे। अब आप इमेजिन करिए 1300 से 1400, दैट मीन्स अगर आप 1300 यूरो भी लग रहा है, ब्रॉडर साइड को लेकर कह रहा हूँ, या आप 1200 यूरो भी कर रहे हो तो 1,20,000 एक महीने का। अब 10 महीने रह रहे हो तो 12 लाख वहीं लग गया 10 महीने का। 3 साल रह रहे हो तो 36 लाख लग गया आपका। इसको रफ फिगर करोगे तो 40 लाख के आसपास। तो जो चीजें आप इधर ट्यूशन फी में बचा रहे थे वो उधर लिविंग एक्सपेंस में खर्च हो रहा है। हाउएवर आप पार्ट टाइम वगैरह आप करते हैं तो ये सारे कॉस्ट रिकवर भी हो जाता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। Okay, so how difficult it is to adjust into the life and studies in Germany? सब कुछ आसान है, एक ही सबसे बड़ा बैरियर है, दैट इज द जर्मन लैंग्वेज। अगर आपने वो जर्मन लैंग्वेज का जो बैरियर है वो अगर पार कर लिया ना तो जर्मनी आपके लिए हेवन है। बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, आपको जॉब के लिए भी मुश्किल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके अलावा क्या है ना, हमारे पास बड़ा स्पून फीडिंग सिस्टम पर हम लोग रहे, हमारी एजुकेशन सिस्टम, लेकिन उनकी एजुकेशन सिस्टम सेल्फ स्टडी सिस्टम पर है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको शिफ्ट करना, मतलब अडेप्टिंग टू दोज एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत ज्यादा एक चैलेंज होता है। और उसके अलावा वी एज एन इंडियन वी डू नॉट माइंड ब्रेकिंग द रूल्स एंड एवरीथिंग, बी इन आवर कॉलेज, बी इन आवर सोसाइटी, जो जीरो सिविक सेंस जो चीजें चलती है। सो ऑल दोस चीज यहाँ पर है, बट ये गलती जब आप वहां जर्मनी में करते हो तो आपको बहुत भारी पड़ जाता है। भारी मतलब बहुत ही भारी, हैवी फाइन 100 यूरो के, 200 यूरो के, तो आपकी पूरी बजट हिल जाती है। तो ये जो चीजें है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है आपको आपकी लाइफ और स्टडीज में एडजस्ट करने में जर्मनी। तो इनिशियली 2-3 महीने का ये सब इश्यूज होता है, लेटर ऑन यू एडजस्ट टू द थिंग्स एंड इट बिकम्स क्वाइट नॉर्मल विथ यू। Okay. Is studying in Germany as easy as it shows on social media सोशल shows? मीडिया में कोई भी चीज़ें जब तक हम एक्सेजरेट नहीं करेंगे उसकी हाइप क्रिएट नहीं होती है। सो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल दिया जाता है कि इट्स वेरी इजी टू स्टडी इन जर्मनी। मैंने अभी सारा चीज़ें बताया आपको। 12th में के बाद आप जा रहे हो तो कितने सारे आपके पास बाउंडेशन है, या तो स्टूडेंट कॉलेज करना है या 1 साल का आपको बैचलर्स करना है, फिर आपके पेपर वर्क्स, फिर फाइनेंसेस। तो इट्स नॉट दैट ईजी। इवन जब वहाँ पर लैंड अप हो गए तो वहाँ के कल्चर में अडेप्ट करना, वहाँ के लैंग्वेज को अडेप्ट करना, अगेन वहाँ की स्टडी सिस्टम को अडेप्ट करना, इट्स नॉट एट ऑल इजी। इट डजंट ऑल्सो मीन कि बहुत चीजें एकदम चीज टफ है, बट यू विल फेस सर्टेन चैलेंजेस एंड देयर विल बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। द थिंग्स विल नॉट बी एज रोजी एज व्हाट वी एक्चुअली सी इन 1 minute reel in our social media. Right. So my last question will be, what is the one thing I should do right now if I am very serious about Germany? Whether you are planning for masters or for bachelor, the one and the only thing that you should do for a successful German journey is that you should start preparing early. आप जितना जल्दी अपने प्रिपरेशन शुरू करोगे, say if you are in a 12th and after 12th you want to go to study in Germany, तो आपको माइंडसेट 11वीं से ही बना के रखना है। You have to discover कि स्टूडेंट कॉलेज के प्रोसेस के एडमिशन के लिए उसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे होती है, क्या कोर्सेस होते हैं, देन जर्मन लैंग्वेज पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ अगर आप 10th के बाद जर्मन लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दो तो इट विल बी रियली ये बहुत बड़ा एज हो जाएगा। देखो क्या है, अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर जर्मनी में मिल गया तो दैट
नथिंग कुड बी बेटर देन दैट। एक तो रेप्यूटेड होती है, प्लस उनकी ट्यूशन फीस नहीं होती है। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव होती हैं, और कंपटीशन में सबसे बड़ा एज उनको मिलता है जिनकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। बाकी मैथ्स वगैरह में तो सब ठीक ठाक कर ही लेते हैं। और लैंग्वेज जो होता है ना, वो 6 महीने के क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ा जा सकता। इट्स नॉट अ फॉर्मूला। लैंग्वेज हमारे माइंड में इंस्टॉल होता है, तो वो उसकी तैयारी अगर आप 10th से कर रहे हैं ना, दैट मीन्स 2 years बिफोर, सो इट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज टू समवन इन दैट वे। इन द सेम वे अगर कोई मास्टर्स भी जा रहे हैं ना, तो 2nd ईयर के बाद से अगर वो प्रिपरेशन शुरू कर दें, लाइक फाइनेंसेस को बनाना, ब्लॉक अकाउंट वगैरह दिखाना, अपने कोर्स वगैरह चूज करना, यूनिवर्सिटीज रिसर्च करना, ये सारा कुछ कर देना, तो वो इजी हो जाएगा। एक और चीज जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो होता है कि बच्चे ना ट्रेंड को देखकर यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, कि ट्रेंड है कि सब जर्मनी चूज कर रहे हैं या सब पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, और उस हिसाब से लोग यूनिवर्सिटी चूज करते हैं। तो आपको वैसा ट्रेंड नहीं देखना है, आपको अपनी एबिलिटीज देखनी है। क्या आपके नंबर्स कितने हैं? अगर नंबर्स अगर आपके कम हैं और आपकी 12th ईयर ही हुआ है तो आपको स्टूडेंट कॉलेज जाना है, नंबर्स ठीक ठाक हैं बट आपके बजट कम है तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज करनी है। बजट ठीक ठाक है बट आपके नंबर्स एवरेज टाइप के हैं तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। दैट मीन्स यू शुड नॉट फॉलो द ट्रेंड, यू शुड फॉलो व्हाट योर रिकॉर्ड, व्हाट योर पेपर्स आर सेइंग। दैट्स इट, एंड दैट्स हाउ योर एंटायर जर्मन जर्नी कैन बिगिन। क्योंकि जर्मनी में यही है, बिगिनिंग होना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वंस इट बिगिंस तो जर्नी उसके बाद काफी स्मूथ है। सो दैट्स इट। Thank you so much, sir. This video was really informative for us. Thank you.